नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है, देश के लिए भी, मोदी सरकार के लिए भी, क्योंकि गिद्ध मंडराने लगे हैं। और आप ये मान कर चलिए कि 240 सीटें जो लोकसभा की आई हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये बहुत से लोगों को हजम नहीं हुई हैं। देश के अंदर भी ऐसे लोग हैं, देश के बाहर भी। वो लोग वही चाहते थे जो मैंने एक वीडियो में कहा था कि फ्रांस में जो हुआ वैसा ही चाहते थे, वो हो नहीं पाया। उस स्थिति को बिगाड़ने के लिए नए नए नैरेटिव की ज़रूरत है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में हिंदुत्व के खिलाफ बोला और उसके बाद से जो सिलसिला चला है, फैज़ाबाद की लोकसभा सीट को लेकर जो कहा गया, बद्रीनाथ की विधानसभा सीट को लेकर जो कहा गया, वो सब एक योजना के तहत है। ये केवल एक सीट के हारने जीतने का मामला नहीं है। ये हिंदुत्व को कमतर दिखाने का, हिंदुत्व को नीचा दिखाने का, जो लोग हिंदुत्व पर गर्व करते हैं उनको ये महसूस कराने का कि तुम गलत रास्ते पर हो, उसकी कोशिश है। इस कोशिश में एक नए सज्जन शामिल हुए, नए तो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वो नए सिरे से उन्होंने अपना अभियान शुरू किया है और बड़े जाने माने शख्स हैं। आप जानते होंगे, उनको ज़रूर नाम सुना होगा। उनका नाम है अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र का उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, लेकिन वो दो टोपियां पहनकर चलते हैं, एक अर्थशास्त्री वाली और दूसरी राजनेता वाली। जो एक्सपर्टीज़ है, जो उसका डोमेन है, वो है इकोनॉमिक्स, लेकिन वो इकोनॉमिक्स पर, देश की अर्थव्यवस्था पर कम बोलते हैं। जब भारत आते हैं ख़ास तौर से, तब राजनीति पर ज़्यादा बोलते हैं। वो पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में थे। अलीपुर जेल में एक म्यूज़ियम है, उसमें अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को कैसे किताबें पढ़ने की या पढ़ने की आदत डाली जाए, उस पर बोल रहे थे। अब आप देखिए, ये बिल्कुल अलग तरह का एक सामाजिक जो है प्रश्न है। उसमें वो फिर राजनीति लेकर आए, और राजनीति लेकर आए बड़ी खतरनाक राजनीति। कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व अगर पश्चिम बंगाल में बोल रहा है, तो पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर न बोले तो इसका मतलब उसका एजेंडा है। ये मान कर चलिए आप। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा होती है, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अमर्त्य सेन जिस विचारधारा को मानते हैं, लेफ्ट विचारधारा को, उसके राज के समय से चल रहा है, बल्कि उससे पहले से भी चल रहा है। और ममता बनर्जी के आने के बाद वो जस का तस जारी है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। उससे सीपीएम भी त्राहिमाम कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंसा का, राजनीतिक हिंसा का स्तर क्या है। लेकिन अमर्त्य सेन के मुँह से राजनीतिक हिंसा पर, ममता बनर्जी और टीएमसी की राजनीतिक हिंसा पर एक शब्द नहीं निकला। ममता बनर्जी की सरकार के भ्रष्टाचार पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलना उनके एजेंडे के खिलाफ चला जाएगा। तो उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला, जो बोला आपको सुनकर आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदू और मुसलमान के सह अस्तित्व और भाईचारे के साथ रहने की बहुत लंबी परंपरा है। अब इनको कोई पढ़ाए भाई इतिहास भारत का, या ये पढ़े हुए हैं? तीन तरह के लोग होते हैं, मेरा मानना है। शायद मैंने पहले इसका जिक्र किया था या नहीं, मुझे याद नहीं है। एक होते हैं पढ़े लिखे लोग, एक होते हैं अनपढ़। तो पढ़े लिखे लोग जो है, वो ऐसे लोग होते हैं जो जागते रहते हैं लेकिन सोने का स्वांग करते रहते हैं, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे होते हैं अनपढ़ लोग, जिन्होंने पढ़ा नहीं, उनको आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उनकी राय बदल सकते हैं। और एक तीसरा वर्ग होता है, वो होता है कुपढ़, जिसने पढ़ा तो है लेकिन वो उस बात को, उस बात के मर्म को, उस बात की वास्तविकता को समझने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक एजेंडा लेकर चलता है। तो अमर्त्य सेन वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। अब उनसे पूछे कि भाई, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सहअस्तित्व और भाईचारे का कौन सा युग था? कहाँ आपने पढ़ लिया? किस किताब में पढ़ लिया? किसको पढ़ लिया? और उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, सहिष्णुता, कि टॉलरेंस होना चाहिए। अब भारत में आकर आप हिंदुओं के बारे में टॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल करें, उससे पहले आप पश्चिम बंगाल से आते हैं, आपने विवेकानंद को ज़रूर पढ़ा होगा।
विवेकानंद ने अमेरिका में जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद हुई थी उसमें कहा था, बड़े गर्व के साथ कहा था कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने दुनिया को टॉलरेंस सिखाया है। उस धर्म के अनुयायियों को टॉलरेंस की बात सिखा रहे हैं अमर्त्य सेन, और कह रहे हैं कि इस देश में लोगों को पीटा जा रहा है। आप बात को समझिए, और उनका इशारा किसकी ओर है इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस देश में लोगों को पीटा जा रहा है, लेकिन इतने तक नहीं रुकते हैं कि इतना ही नहीं कि उनको ये बंद होना चाहिए, उनको पीटना बंद करना चाहिए, बल्कि उनके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। शायद इन्हीं के लिए मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, 2 बार आज फिर कर रहा हूँ, दुष्यंत कुमार की गज़ल का वो शेर कि उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। ये उसी तरह की गुजारिश है। अमर्त्य सेन ने शायद ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम का नाम नहीं सुना है, उन्होंने औरंगज़ेब का नाम नहीं सुना है, उन्होंने अकबर बाबर का नाम नहीं सुना है, उन्होंने ऐसे तमाम जो मुस्लिम और मुग़ल शासक थे उनका नाम नहीं सुना है जिन्होंने हज़ारों लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम किया, और उसके अलावा बड़ी संख्या में, इससे कई गुना बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। हिंदू धर्म की महिलाओं का, या कहें कि गैर मुस्लिम धर्म की महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार किया। जिसका अतीत, जिसका इतिहास ये रहा हो उसका समर्थन करना, और जिसका अतीत और इतिहास ये रहा हो कि कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी के खिलाफ हिंसा नहीं की। अगर हिंदू हिंसक होते तो 800 साल तक मुस्लिम और मुग़ल इस देश पर राज नहीं कर पाते, 200 साल तक अंग्रेज़ ब्रिटिश इस देश पर राज नहीं कर पाते। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है हिंदुओं के अहिंसक होने का। और मैं कहता हूं कि 2 और लोगों को पढ़ना चाहिए, अमर्त्य सेन को, उनको पढ़ाना चाहिए। हालांकि वो समझेंगे नहीं, कुपढ़ लोग जो है ये समझने को तैयार नहीं होते। एक बात जो कही जाती है कन्फर्मेशन बायस, उसके शिकार है कि जो बात हमारी राय को या हमारे आर्ग्यूमेंट को या हमारे एजेंडे का समर्थन न करती हो उसको इग्नोर कर दो। अमर्त्य सेन ऐसे लोगों में है। तो जिन 2 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उन 2 लोगों में पहला नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया। उन्होंने लिखा है मुसलमान जो है उनका जो भाईचारा है वो एक क्लोज कॉरपोरेशन है, वो केवल मुसलमानों के लिए है। स्पष्ट न हुआ हो तो उन्होंने आगे और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए ये जो ब्रदरहुड है ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है, ये केवल मुस्लिम समाज के लोगों के लिए है, और जो गैर मुस्लिम है उनके लिए घृणा और हिकारत का भाव है, उनको अस्वीकार करने का भाव है। ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, कोई आरएसएस, जनसंघ या भाजपा का नेता उसने नहीं कहा है। स्वामी विवेकानंद की बात मैंने सुनाई, अब तीसरी बात सुनाता हूँ। क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही आते हैं अमर्त्य सेन भी, तो विवेकानंद को न पढ़ा हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उनको लगा कि उनके एजेंडे में विवेकानंद फिट नहीं होते हैं, तो विवेकानंद की बात वो करते हुए आपको नहीं सुनाई देंगे। तीसरे जिस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ उनको भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है साहित्य के लिए। उनकी रचना गीतांजलि है, उसके लिए मिला था। आप समझ गए होंगे, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने लिखा है कि दुनिया में केवल 2 मजहब ऐसे हैं जिनके साथ सह-अस्तित्व और भाईचारे का जीवन यापन तभी हो सकता है। एक ही शर्त है उसकी, उनका उसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। एक ही शर्त है कि आप उनके धर्म को, उनके मजहब को स्वीकार कर लें, अन्यथा आपके लिए कोई जगह नहीं। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता ने नहीं कहा। कि मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि अमर्त्य सेन ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये बात नहीं पढ़ी होगी या उनको इसकी जानकारी नहीं होगी। जानकारी है, ये सब पढ़ा हुआ है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं क्यों? एजेंडा है, एजेंडा चलाना है मोदी के खिलाफ। 2 चुनावों से पिछले, मतलब 14 और 19 में ये लगा कि ये, पहले 14 में लगा कि ये फ्लूक है, आ गए हैं इस बार, गलती से आ गए हैं, 19 में बाहर हो जाएंगे, 19 में और मजबूत होकर आ गए।
तो 24 में पूरी तैयारी थी कि किसी भी तरह से मोदी लौट कर आने ना पाए, बीजेपी आने ना पाए। तो इनके लिए दुश्मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी विचारधारा है। तो विचारधारा पर अटैक करने की बजाय ये जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो पॉलिटिशियन की टोपी पहनकर आते हैं अटैक करने के लिए। इनके जो सहयोगी हैं, जो राजनीति में हैं, वो उनकी इतनी ताकत नहीं है कि बीजेपी का मुकाबला कर सकें। सब पार्टियां मिल गई, 27-28 पार्टियां मिल गई, गठबंधन कर लिया, और फिर भी बीजेपी को अकेले जितनी सीटें मिली हैं उतनी भी सीटें उस गठबंधन को नहीं मिली। लेकिन उसकी खुशी मनाई जा रही है। ये एजेंडा चेंज करने की कोशिश है। खुशी ऐसे मनाई जा रही है जैसे उनकी सरकार बन गई हो। और फिर कह रहा हूं कि ये कोशिश थी जो फ्रांस में हुआ वही भारत में करने की, सफल नहीं हो पाए। तो अब दूसरे तरीके से इस सरकार को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने की कोशिश, गिर जाएगी, 5 महीने में गिर जाएगी, 7 महीने में गिर जाएगी, साल भर में गिर जाएगी, चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाएंगे, नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे। इस तरह की खबरें, इस तरह के बयान रोज़ आ रहे हैं और ये आते रहेंगे। ये देखने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं कि उनके गठबंधन के अंदर कितने विरोधाभास हैं, कितने अंतर्द्वंद हैं, और वो गठबंधन 5 साल टिकेगा कि नहीं, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उनका एजेंडा तो दूसरा है। उनका एजेंडा जो है, और उनका एजेंडा चला रहे हैं अमर्त्य सेन जैसे लोग, ऐसे लोग जो है जिनकी दुनिया भर में पहचान है एक अलग फील्ड में, एक अलग विषय में। उनको मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति से उनका कोई नाता कभी रहा नहीं है। उनका राजनीति से नाता सिर्फ तभी बनता है जब भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होती है, मजबूत होती है। भाजपा को मजबूत नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जनतंत्र का जिस तरह से मजाक बन रहा है, जिस तरह से जनतंत्र की हत्या हो रही है, उस पर अमर्त्य सेन के मुंह से आप एक शब्द नहीं सुनेंगे। उनके दूसरे साथी हैं एक और, वो भी अर्थशास्त्री हैं, रघुराम राजन, वो भी यही काम करते हैं। वो भी 2 टोपियां लेकर चलते हैं, एक अर्थशास्त्री की और एक राजनेता की। बड़ी उनकी इच्छा थी, बड़ी कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी उन्हें ले ले। उनको बड़ी उम्मीद थी कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जैसे 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था कांग्रेस ने, उनको प्रधानमंत्री बना देगी। तो उनके सपनों पर तो बहुत बड़ा तुषारपात हो गया है। तो आप उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है कोरोना के बावजूद, लेकिन उनको भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आती, सब बुराइयां ही नज़र आती हैं। उन्होंने कहा था कि मुश्किल से अगर 5% भी ग्रोथ रेट भारत की पहुंच गई, आज से 3-4 साल पहले कहा था, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। भारत की ग्रोथ रेट 8% के करीब पहुंच रही। लेकिन रघुराम राजन ने कभी आकर सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। ये नहीं कहा कि उनका आकलन गलत था। वो जिन तथ्यों की बात कर रहे थे वो तथ्य उनके गलत थे, और वो गलत साबित हुए हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब ये सब बातें तो उनके एजेंडे में फिट होती ही नहीं है, तो वो बोलेंगे कैसे? तो वो छोटी छोटी बातें ये लोग खोजते रहते हैं। अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल जाएंगे और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हिंसा के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, जिसके खिलाफ एक के बाद एक हाईकोर्ट से स्ट्रिक्चर पास हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। लेकिन अमर्त्य सेन ने चश्मा बदल लिया है। उनके चश्मे से ये सब दिखता ही नहीं है। उनके चश्मे में सिर्फ दिखाई देती है बीजेपी, और चश्मा ऐसा है जिसमें बीजेपी कुछ अच्छा करते हुए दिखाई ही नहीं देती। तो बोलेंगे बेचारे कैसे? उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि जो उनको दिख नहीं रहा है वो बात वो कैसे बोल दें। तो ऐसे लोगों की, और मैं इनको फिर से, एक शब्द का मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, आज फिर से कर रहा हूँ। हमारे एक सहयोगी ने कहा था कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन उनसे क्षमा सहित मैं फिर से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये गिद्ध है। ये भारतीय राजनीति और भारत के समाज को लहूलुहान करने के लिए आए, और इनको इंतज़ार है कि इनको गिद्ध भोज का मौका मिलेगा।
और वो मौका इनको मिल नहीं रहा है 10 साल से, और अगले 5 साल भी नहीं मिलने वाला है। जिस तरह का जनादेश आया है उससे बड़ा स्पष्ट है। चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है, और चुनाव पूर्व जो गठबंधन था उसमें कहीं किसी तरह की कोई दरार नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में जो बात कही थी वो बात चरितार्थ हो रही है। उन्होंने कहा ये गठबंधन ऐसा होना चाहिए कि इसके बीच से हवा भी पास न होने पाए, और उसी दिशा में ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है। इससे बेचैनी बढ़ रही है विरोधियों की, इससे तकलीफ हो रही है। तो उनको लग रहा है कि सबसे अच्छा तरीका है इस गठबंधन को कमज़ोर करने का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कमज़ोर करने का, कि हिंदुत्व पर आक्रमण करो। इनका जो कोर इशू है, इनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, उस पर हमला करो। अब बद्रीनाथ की विधानसभा सीट उपचुनाव में बीजेपी हार गई, तो कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम है उसमें अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं तो सब कह रहे हैं कि भगवान शंकर ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को सज़ा दी है और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। पहली बात यह है कि ये सीट ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के पास 2022 में भी नहीं थी। उनका विधायक लोकसभा चुनाव से पहले टूटकर भाजपा में आया। अब वो अलग बात है कि जो लोग लेकर आए उनको शर्म आनी चाहिए। क्यों लेकर आए? बिना प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को विश्वास में लिए उस विधायक को, कांग्रेस के विधायक को भाजपा में शामिल कराया गया अपने निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन वो कहानी अलग है, उसकी बात फिर कभी करेंगे। अभी जो बात हो रही है, इन एजेंडाधारियों को ये पता ही नहीं है, इतनी बेसिक सी बात पता नहीं है कि बद्रीनाथ में भगवान शंकर का मंदिर नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है। वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो इनको बद्रीनाथ में भगवान विष्णु दिखाई ही नहीं दे रहे, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है। इनका एजेंडा है हिंदू धर्म पर आक्रमण का। इसलिए राहुल गांधी चित्र लेकर आए थे भगवान शंकर का संसद में। उनको मालूम नहीं कि भगवान शंकर क्या हैं, क्या थे, उनका महत्व क्या है। उन्होंने बड़ी एक हास्यास्पद बात कही कि त्रिशूल जो है वो अहिंसा का प्रतीक है, और बाईं तरफ भगवान शंकर ने त्रिशूल इसलिए रखा है कि वो उनका हाथ पहुंच ना पाए। अब ये बालक बुद्धि भी ऐसी बातें नहीं कर सकता। छोटे से बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे से भी आप पूछेंगे तो ऐसी बात नहीं बोलेगा। लेकिन राहुल गांधी तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा बाईं तरफ इसलिए रखा है कि उनका हाथ नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। त्रिशूल का क्या इस्तेमाल किया है भगवान शंकर ने और क्या कर सकते हैं, ये जो हिंदू धर्म के बारे में जानता है, जो भगवान शिव के बारे में जानता है, उसको पता है। लेकिन ये जो नकली भक्त हैं, इनको पता नहीं है। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं और बोल भी रहे हैं। तो अमर्त्य सेन की बात को एक व्यक्ति की बात के रूप में मत लीजिए। एक सोची समझी रणनीति, एक सोचे समझे एजेंडे के तहत लीजिए। और ये एजेंडा परिचालित हो रहा है विदेश से। मोदी की ताकत, मोदी अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए। यूरोप और अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहाँ के बहुत से टिप्पणीकार जो है, विशेषज्ञ, भारत को कह रहे हैं कि एक डिक्टेटर से दुनिया के सबसे बड़े जनतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री मिल रहा है, ये भारत के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। ये भूल जाते हैं कि उसी भारत रूस समझौते के कारण जो कच्चा तेल भारत आयात कर रहा है, उसी से यूरोप की अर्थव्यवस्था चल रही है। वरना यूरोप में एनर्जी की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई होती कि अब तक यूरोप के सभी देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी होती। भारत ने रूस से कच्चा तेल सस्ते में खरीदा, उसको रिफाइन किया और यूरोप के देशों को बेचा, जिससे उनके यहाँ एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने पाई। लेकिन भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को एक तरफ स्वीकार भी करते हैं, अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। अमेरिका के जो आधिकारिक प्रवक्ता है, उन्होंने कहा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकते हैं। वही युद्ध रोकने के लिए पुतिन को मना सकते हैं, पुतिन को कह सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं ये सच्चाई है, लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
उनकी नज़र में तीसरी दुनिया का देश, उसका प्रधानमंत्री इतना ताकतवर कैसे हो गया कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, फ्रांस का राष्ट्रपति नहीं कर सकता, या उसके अलावा यूरोप के और बड़े देशों के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर सकते, वो भारत का प्रधानमंत्री करने की क्षमता रखता है। तो ये आने वाले दिनों में ये एजेंडा और बढ़ेगा, विदेशों से इसकी गूंज और ज़्यादा सुनाई देगी। भारत में सुनाई दे ही रही है। अभी संसद के पहले सत्र का नज़ारा आपने देखा, आने वाले सत्र में बजट सत्र है, उस समय भी देखिएगा किस तरह का दृश्य होगा। उससे आपको समझ में आएगा कि कुल कोशिश ये है कि इस सरकार को अस्थिर करो, चलने मत दो। अगर ये सरकार 5 साल चल गई तो 10 साल में हमारा जितना नुकसान, हमारा मतलब इस खेमे का, इन एजेंडाधारियों का जितना नुकसान हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा होगा। क्योंकि तब तो बहाना था कि मोदी के पास पूर्ण बहुमत है, वो डिक्टेटर हो गए थे। अब उनको लग रहा है कि मोदी की डिक्टेटरशिप तो खत्म हो गई, उनको पूर्ण बहुमत मिला नहीं, गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, तो इसलिए कर नहीं पाएंगे। मोदी कर ले गए तो उनके लिए आगे का रास्ता बहुत ही कठिन है। तो इसलिए सावधान रहिए, आँख और कान खुले रखिए। क्या हो रहा है केवल इतना मत देखिए, उसके पीछे उद्देश्य क्या है इस पर भी नज़र रखिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।